प्रधानमंत्री चूंकि अपने आप को गुजरात का प्रधानमंत्री मानते, अगर देश का प्रधानमंत्री मानते तो किसी भी प्रदेश की कोई भी योजनाएं दूसरे प्रदेश ले जाने का काम नहीं करते। आपको याद होना चाहिए कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए गुजरात से दो व्यक्ति चले, एक महात्मा गांधी जी, दूसरे सरदार पटेल। और आज इसी देश को, भारत को फिर से आर्थिक गुलामी के तरफ ले जाने के लिए दो व्यक्ति चले, जिनका नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, आप समझ जाइए। और ये कर भी किसके लिए है? दो व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो दो पूंजीपति। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी कुछ वर्षों पहले तक उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब जिस तरह की सरकार है, केंद्र सरकार, और उसके अलावा कई राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और कुछ ऐसे विवाद हैं जो बीजेपी की सरकारों के बीच में ही बढ़ रहे हैं और उनके हल करने की कोई बात कहीं से आवाज नहीं आ रही है। ऐसा ही एक विवाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है, सीमा विवाद। और वो विवाद इतना बढ़ा कि अब असेंबलियों में ये रेजोल्यूशन पास किया जाने लगा कि 1 भी इंच नहीं जाने देंगे और 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल ऐसी हालत है कि जैसे दो देशों के बीच में होती है, तकरीबन ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि साहब छुरियां तेज रखिए। ये बिल्कुल इतना भड़काने वाला बयान है कि अगर कहीं कोई अदालतें ठीक से काम करती होती तो सुओ मोटो करके मुकदमा दर्ज हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुकदमे दूसरी तरफ कहीं भी हो जाते हैं। ये बिल्कुल अभी पिछले दिनों जो इकबाल के तराने पर बाकायदा उत्तर प्रदेश में मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, इसी बात पर FIR हो गई। ये बहुत ही कमाल के हालात बन रहे हैं। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो मुंबई को कहा जा रहा है, कर्नाटक के एक मंत्री कह रहे हैं कि मुंबई को यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। इन सारे इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर में रहते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। आप पार्टी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रभारी रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। शब्बीर विद्रोही साहब, आप बताइए कि आखिर क्या कुछ है ये 1 इंच नहीं जाने देंगे और 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, यहां तक बात पहुंच गई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं और वहां की एक अहम पार्टी के इंपॉर्टेंट रुकन भी हैं। आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपके प्रश्न पर आता हूं। पहली बात तो यह है कि आप जानते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और इस 1 इंच जमीन न देंगे और हम न छोड़ेंगे पर महाभारत, यहाँ पर महाभारत, और वो महाभारत भी 2 भाइयों के बीच हुआ था, कौरव और पांडव। और आज ये महाभारत जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच हो रही है, और दोनों जगह दोनों भाई हैं। एक जगह सहयोग की सरकार है, एक जगह उनकी अपनी सरकार है, भाजपा की दोनों जगह सरकार है। एक में उप मुख्यमंत्री है, एक में मुख्यमंत्री है, दोनों मिलकर के चल रहे हैं और दोनों वो डायलॉग बोल रहे हैं जो डायलॉग आपको पता होगा, महाभारत में कहा गया था कि सुई के नोक बराबर जमीन हम नहीं देंगे, और उन्होंने कहा हम अपना अधिकार लेकर नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए आपको मालूम है महाभारत हुआ, आपस में जंग हुआ, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजों को आपको पता है। भारत एक राष्ट्र, बाकी कर्नाटक महाराष्ट्र ये सब प्रदेश है। ये प्रदेश का अभी ऐसा है कि हमारे यहाँ सीमाएं जो बांटी गई, कहीं नदियों से बांटा गया और कहीं पहाड़ से बांटा गया, कहीं जो है भाषा से बांटा गया,
समझ लीजिएगा जुबान पर बांटी गई। इस तरह से हुआ। आज भी 885 गांव महाराष्ट्र की मराठी भाषी गांव कर्नाटक के कब्जे में है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें बेलगांव से लेकर बहुत सी जगह है, यानी 885 गांव। मामला तूल पकड़ा। कर्नाटक के ने हाउस में एक मत से, यानी एकता के साथ एक प्रस्ताव पास किया कि हम महाराष्ट्र को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे जो हमारे कब्जे में है, नहीं। दूसरी बात, 2 दिन पहले महाराष्ट्र सदन में भी ये सरकार ने, अब ये रोष बढ़ता जा रहा था, रोष ये बढ़ रहा था कि सेंट्रल के मिनिस्टर इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे, और क्या वजह है कि एक असेंबली इस तरह का पास कर रही। तो भाजपा वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये बात किया और सदन के अंदर ये प्रस्ताव पेश किया, और यहां भी एक मत से ये प्रस्ताव पास हुआ। बल्कि मराठी में नारा भी लगाए गए कि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम अपना लेंगे। सदन ने बहुमत से पास किया। ये पास होने के दूसरे ही दिन एक नारायण नाम के मंत्री महोदय हैं कर्नाटक के भाजपा के, उन्होंने कहा बॉम्बे को जो है सरकार केंद्र शासित प्रदेश बना दे। अब इस पर एक बहुत बड़ी बात आपके सामने, कारण यह है कि जिस वक्त सरकार चली गई, यानी अघाड़ी की सरकार बनी, तो बंबई को आर्थिक राजधानी कहने के नाम पर सेंट्रल से भी एक बार बात चली कि बंबई को महाराष्ट्र से बाहर कर दिया जाए। और ये टीस बहुत पहले से चल रही है काजमी साहब, 1956 से चल रही है ये मामला। 1956 में महाराष्ट्र बना, नहीं तो आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी और बंबई जो थी वो सूरत, यानी गुजरात की राजधानी बंबई थी। 56 में महाराष्ट्र का एकीकरण हुआ, फजल समिति आई, तो हमारे विदर्भ के 11 जिला, जिसे विदर्भ कहते हैं, इसे मध्य प्रदेश से कुछ काट करके ले जा करके महाराष्ट्र में जोड़ा गया। बंबई के मुद्दे को लेकर के यानी आंदोलन चला, आंदोलन में 106 लोग हमारे शहीद हुए महाराष्ट्र के, और वो बंबई आज मुंबई है, यानी महाराष्ट्र की राजधानी है। अब ये स्थिति में ये कह देना, मेरे को लगता है जैसे किसी बच्चे के मुंह से माँ कुछ कहवा देती है ताकि बाप उस पर विचार करे, क्योंकि जब बच्चा कहता है तो बाप सोचता है कि ये इतना ज्ञानी कैसे हो गया कि ये बात बोल रहा है, तो वो माँ के तरफ देखने लगता है कहीं इसने सिखा के तो नहीं कहलाया, क्योंकि इसमें तो किसको फायदा होने वाला है? फायदा सेंट्रल को होने वाला है, नुकसान महाराष्ट्र को होने वाला है। तो चूंकि सेंट्रल में भाजपा की सरकार है और कर्नाटक में कहने वाला मंत्री भी भाजपा का है, इसका मतलब ये लगता है कि भाजपा के नजर में हमारी मुंबई जो है वो खटक रही है महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में, क्योंकि आपको मालूम है कि देश के अंदर के 45% इनकम टैक्स बंबई यानी महाराष्ट्र से इकट्ठा होता है। जीएसटी का यही हालत है। ये सारी चीजों को देखते हुए शायद आप जानते हैं, लोग कहते हैं क्यों जी हमारी तरक्की से जल रहे हो या मेरी तरक्की से तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, दोनों बातें हैं। अब वो जाने कि उन्हें पानी आ रहा है कि जल रहे हैं या कर्नाटक के रास्ते से कोई नया चाल चल रहे हैं, ये तो संदेह का मामला है। और इस संदेह के मामले में आप जानते हैं कि संदेह लाजमी हो जाता है जब ये दिखाई देता है, सेंट्रल की आदतों से हम वाकिफ है कि कुछ भी करना है तो उसको जनमानस के बीच से एक बात छेड़ देना है, और छेड़ने के बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ पुराने लोग थे, जब कहीं तालाब में जाते थे तो मछली का पता लेने के लिए एक पत्थर फेंक देते थे कि पत्थर से पानी में लहर पैदा होगी, अगर कहीं पत्थर किसी और जगह जाएगी तो मछलियां कूदेंगी तो पता चल जाएगा। हो सकता है कि ये पत्थर फेंकवाया जा रहा है कि इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में कौन आएंगे, क्योंकि टीवी, गोदी मीडिया
इस पर अभी चर्चा नहीं करा रही है, क्योंकि अगर उधर से इशारा होगा कि चर्चा अभी रोक दो, पहले चर्चा धीरे धीरे चलने दो, अभी बातें चल रही हैं, तानातनी होने दो, फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये संदेह के घेरे में है। हमारा लगता है कि भाजपा का जो हाई कमान है उसके इशारे पर कर्नाटक के मंत्री ने यह सवाल किया है कि बंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अच्छा, इसमें आपकी बात इसलिए भी ठीक लग रही है कि अभी गुजरात के इलेक्शन से पहले कई इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से गुजरात ले जाई गई। हालांकि एक ही मुल्क के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के क्या मानी होते हैं। हमें अब से पहले वो भी याद है जब वेस्ट बंगाल से टाटा का प्लांट गुजरात ले जाया गया था, वहां भी पॉलिटिक्स। जी 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 बिल्कुल। हालांकि वो कोई कामयाब नहीं हुआ और वो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। लेकिन महाराष्ट्र को क्या बात है, बीजेपी अब तक भी उसे यकीन नहीं है कि बीजेपी के हाथ में महाराष्ट्र है, इसलिए महाराष्ट्र को ही एक तरह से कमजोर कर दिया जाए, पहले वहां से इंडस्ट्री ली जाए, उसके बाद मुंबई भी उससे अलग करा लिया जाए। आखिर ये इस हद तक मुल्क के अंदर ही एक स्टेट दूसरे स्टेट को इस तरह से खाने की तैयारी करे, ये बिल्कुल अटपटा नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक चीज आपको बताएं, लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव जीतने के लिए जनता में प्रलोभन देना जरूरी है। तो यहां से उद्योग लेकर गए ये कहने के लिए कि देखो कई लाख करोड़ का हमने उद्योग लाया है बेरोजगारी को दूर करने के, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बढ़ी जा रही थी। तो नौजवानों में एक उत्साह देने के लिए कि हमने देखो गुजरात में विकास के लिए ये योजना लाए, ताकि नौजवान तबका जो है वो भाजपा के साथ जुड़ा रहे। और इस मामले में रिजल्ट देखकर लगता है कि भाजपा अपने मकसद में कामयाब हो गई। गुजरात में जो है रिकॉर्ड तोड़ उसकी जीत हुई, और इस जीत के आधार पर उसने वो खेल खेला था और सारी चीजें उसने किया। प्रधानमंत्री चूंकि अपने आप को गुजरात का प्रधानमंत्री मानते, अगर देश का प्रधानमंत्री मानते तो किसी भी प्रदेश की कोई भी योजनाएं दूसरे प्रदेश ले जाने का काम नहीं करते। लेकिन आपको पता है अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट लाना ही था तो विदेशों से लाते। अपने ही एक ही देश में के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाने का तो बहुत ही अचरज वाली बात है, अचंभे वाली बात है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री है या किसी एक स्टेट का प्रधानमंत्री, आखिर क्या कुछ है, किस तरह से, यानी पूरे अब तक भी वो जो एक होराइजन जिसे कहा जा सकता है, सोच पूरे देश के लिए अभी तक भी नहीं बनी है क्या प्रधानमंत्री जी की? क्या है? देखिए इस बात को आपने छेड़ दिया। आपको याद होना चाहिए कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए भी गुजरात से दो व्यक्ति चले। एक महात्मा गांधी जी, जिनका नाम करमचंद गांधी था, मोहनलाल करमचंद गांधी था। दूसरे सरदार पटेल। और आज इसी देश को, भारत को फिर से आर्थिक गुलामी के तरफ ले जाने के लिए दो व्यक्ति चले, जिनका नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, आप समझ जाइए। और ये कर भी किसके लिए है? दो व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो दो पूंजीपति। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज देखने से लगता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि आपने देखा चीन के भी राष्ट्रपति को लाए तो झूला झूलाने के लिए गुजरात ले गए, और भी चीजों को लाए तो गुजरात ले गए। जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्हें भी वहीं ले गए। नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी वहीं लेकर के आए। मतलब वो बिल्कुल हर जो भी बाहर का जी वो तो उतरने के लिए दिल्ली उतरा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, उस पर मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि थोड़ा सा आरती दिखाने के लिए भी लेकर के वो बनारस चले गए अपने चुनाव क्षेत्रों पर। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद काजमी साहब के प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे देश में प्रमाण देने के बाद भी भावनाओं के आधार पर सरकारें चलती हैं और अदालतें चलती हैं, निष्ठा के आधार पर चलती हैं।
तो अब आप क्या कहेंगे? इसलिए यहाँ प्रमाण आपको दिखाई दे रहा है, जो आंख से दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? लेकिन आपको मालूम है, अंधे भी देख सकते हैं एक चीज, सपने। सपने के लिए, देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, लेकिन वास्तविकता को देखने के लिए आंखों की जरूरत है। मगर आज देश के अंदर अंधभक्त बने हुए हैं, जो सुनहरे सपने देख रहे हैं और सपना दिखाने वाले को अपना बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें देश हाथी, अंधों की हाथी की तरह से दिखाई दे रहा है। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? तो जो चीज दिखाई दे रही है वो साफ दिखाई दे रही है कि भारत की सरकार अपने आप को गुजरात की सरकार बनकर के चल रही है। और ये बात इसलिए चल रही है कि भारत के सरकार आने से पहले 14 में भी उसने कहा था कि हम भारत की सरकार नहीं बनाएंगे। क्या कहा था? गुजरात मॉडल से विकास करेंगे। तो गुजरात तो मॉडल है, जब मॉडल ठीक रहेगा तब न विकास होगा। तो अभी मॉडल में मॉडल को जाने दीजिए, पूरा देश को जो है गुजरात के मॉडल में जाने दीजिए। और आप ये देख लीजिए, जब गुजरात मॉडल की बात आती है तो एक नजर डाल लीजिए कि देश की सारी संपत्ति को लेकर विदेश भागने वाले सब गुजरात के हैं। तो इससे साबित यह होता है कि हम गुजरात को इंडस्ट्री देंगे और गुजरात के ही लोग दौलत कमा करके दूसरे देश भागने का काम करेंगे। यानी ये प्रधानमंत्री केवल गुजरात गुजरात और गुजरी हुई रात की बात करता है, आने वाले दिन में मजदूरों के हाथ को काम देने की बात नहीं करता, और न यह देश के बारे में सोचता है, ये केवल गुजरात के बारे में सोचता। अच्छा, अभी हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही गुस्से वाली कहा जाए, नफरत वाली कहा जाए, भोपाल की मेंबर हैं प्रज्ञा ठाकुर, और एक बड़े केस में मुजरिम भी हैं। उनका एक बयान आया बहुत ही खतरनाक किस्म का। वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं को कुछ हुआ तो उन्हें अपने बचाव के लिए अपने घर में छुरियां तेज करके रखनी चाहिए। आखिर कानून में क्या इतना कहने की, इतना भड़काने की गुंजाइश है क्या? जो जो देश का संविधान का मंदिर कहलाता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, वहां का मेंबर होते हुए इस हद तक बोलना, क्या कुछ है? इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक कहावत है, पुरानी कहावत है और भोजपुरी में है कि बन मारने के एक उपाय, मालिक मालिकिन हो कोहना। यानी कोई अगर पैसा मांगने आए या अपना कर्ज मांगने आए तो मियाँ बीवी लड़ो तो वो तो देख के भाग जाएगा ना, ये तो साले आपस में लड़ रहे, हमारा कर्ज कहाँ से देंगे। तो ये कहावत के आधार पर आप ये सोच लीजिए कि मुजरिम को ही टिकट भाजपा ने दिया और उस मुजरिम को वहां के लोगों ने वोट दिया, मनोबल बढ़ा। गांधी के बारे में उसने नाथूराम गोडसे की तारीफ की तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं जीवन भर इसे माफ नहीं करूंगा। समझ लीजिएगा, जीवन भर माफ नहीं करेंगे क्या? तीसरे ही दिन उसके साथ गुफ्तगू कर रहे, समझ लीजिए। तो फिर ये भी मनोबल बढ़ाएगा। एक चीज आप बता दीजिए कि चाकू ज्यादा घाव करता है कि जुबान ज्यादा घाव करती है? जाहिर है जुबान पूरे देश में एक अजीब किस्म की। अजीब जनाब, एक सांप्रदायिक नेता के साथ सांप उलझ गया, सांप, स्नेक, और सांप ने कहा नेताजी मेरे तो केवल दंत ग्रंथियों में जहर है और आपके तो जहर मस्तिष्क पर है और जुबान पर है, इसका असर पूरे हिंदुस्तान पर है। आप जुबान से कत्लेआम भी करा देते हैं, आग भी लगा देते हैं, नफरत भी फैला देते हैं, इंसान को शैतान भी बना देते हैं। हम सांप तो केवल एक को डस पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो जिस तरीके की आज भारत का माहौल चल रहा है, अगर यही बात कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति कह देता तो अब तक मुकदमे हो जाते। ये तो भड़काया जा रहा है। अरे चाकू तेज रखो या डंडा मोटा रखो, इससे कोई बात नहीं है। भारत के रहने वाले अल्पसंख्यक यह तो मान चुके हैं कि इस सरकार में हमारी कोई रक्षा नहीं है। हमारी रक्षा जो करने वाले हैं, हम अपने अखलाक से अपनी रक्षा कर सकेंगे,
अपने व्यवहार से पड़ोसियों को अपना बना के रक्षा कर सकेंगे, वरना इस तरह की नफरत फैलाने वाले बहुत आगे। देखिए वो खेल क्या खेलती है, ये चाकू तेज रखिए जो सब्जियों के साथ बाकी चीज भी काटने का काम करे। सोचने की, अरे भाई काटने का काम करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन भाजपा की मानसिकता को उजागर कर रही है। और वो कौन बोल रही है, जो हर वक्त भगवे कलर में रहती है, भगवे रंग के कपड़े में रहती है। भगवा रंग का कपड़ा क्या है ये उसे नहीं समझता है, ये त्याग की भावनाओं को सिखाता है। ये वो कपड़ा है जिसके बारे में हम लोग उसको चिश्तिया रंग कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का रंग मानते हैं, जिन्होंने कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक होने की बात कही। एक चीज मैं आपसे कह दूं मेरे भाई, बड़े सोच के साथ ये कह देना मैं चाहूंगा कि आज के दौर में सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, भलाई क्या है, इसकी भी परिभाषा का पता नहीं चलता। एक दिन एक आदमी से एक आदमी पूछता है कि सबसे कीमती पत्थर क्या है। आप बताइए काजमी साहब, आपकी नजर में सबसे कीमती पत्थर क्या है? जाहिर है डायमंड के लिए कहेंगे लोग, जो कहेंगे हाँ, हीरा कहेंगे। काजमी साहब, सबसे कीमती पत्थर वो मील का पत्थर है जिस पर किलोमीटर लिखा रहता है, जो ये बताता है काजमी साहब आप कितना चलकर आए हैं और अपनी मंजिल के लिए कितना चलना है। अर्थात आपके परिश्रम को, आपके उद्देश्य को, आपके इरादे को वह बताने का काम करता है, रास्ता दिखाता है। अरे हीरे उरे तो अंगूठियों में लगाने के काम आते हैं। देश की राजनीति में कीमती सबसे चीज वो है जो देश के अंदर सांप्रदायिकता को रोक करके आदमी में सद्भाव को जन्म देने का काम कर रहा हो। चाहे आज आप उसे पप्पू कहिए, गप्पू कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन नफरत छोड़ो भारत जोड़ो इतना नारा दे के तो चल रहा है। मोदी की तरह से तो ये नहीं कह रहा है सबका साथ सबका विकास सब पर विश्वास, ये कहाँ है? जब अगर ये बात तुम्हारे अंदर है तो प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ तुरंत कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका कोई कार्रवाई नहीं। इससे साबित है जो पुराने लोग कहा करते थे, सैया हुए कोतवाल अब डर काहे का। जहां अपना आदमी देश का प्रधानमंत्री हो वो भी इशारा करता हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलती हो, चाकू तेज रखिए। हमारा कहना है तेज रखिए, अपने मस्तिष्क पर तेज रखिए, अपने विचारों में तेजस्वी होने के बजाय तपस्वी हो तुम, ये विचार करो। तुम्हारा नाम तपस्वी से कह करके लिया जाता है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहा जाता है। तुम साधी हो, साधना तुम्हारा यही है कि लोगों में चाकू की बात करो, तेज की बात करो, खून खराबा की बात करो। ये साधना नहीं है। साधना वो है जो ईश्वर के बनाए हुए तमाम चीजों में ईश्वर को देखे और देखने के साथ साथ ये सोचे कि ये ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं, ईश्वर की एक चीजें हैं और इसको हम अच्छे ढंग से सुयोजित करें, बचाएं, लेकर चलें, तब जाकर के साध्वी होने का अर्थ निकलता है। लेकिन ये सब चीजें नहीं है। आज तो जानते हैं जनता जो भाषा सुनना चाहती है लोग वो सुनाने का काम करते हैं। आज बेरोजगारी है, बेकारी है, महंगाई है, उत्पीड़न है, अराजकता है, फिर भी लोग कहते हैं कि देश हमारा बड़ा आगे है, जबकि आपको मालूम है भूखमरी में 1 नंबर पर आ गया है। आज के एक मैं न्यूज सुन रहा था, अब वो न्यूज गलत है कि सही है, लेकिन ये कहा गया कि भारत के अंदर भूखमरी से 8 लाख लोग मरे हैं 1 साल में। इससे इतना ज्यादा दुनिया में कहीं लोग नहीं मरे। सरकार ये बात सरकार ने भी पिछले दिनों दूसरे तरीके से कही है। 88 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज 2023 में भी दिया जाएगा। 88 करोड़, 130 या 135 करोड़ की जनता में से अगर 88 करोड़ इतने मजबूर हो चुके कि उन्हें 5 किलो अनाज देने की जरूरत पड़ रही है, तो ये खुद अपने आप में आंकड़े बता रहे हैं, जैसा कि सरकार कह रही है कि लोग कितनी बुरी हालत में, कितनी बेरोजगारी और कारोबार की कमी की हालत में रह रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। देखिए, आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। बहुत लोग इस उम्मीद में हैं और उम्मीद बन रही है कि शायद हालात बदलें और विपक्ष शायद। आजमी साहब देखिए,
हालात बदलने के लिए कुछ लोगों को सोच बदलना होगा। सरकार से हालात नहीं बदलती है, व्यवहार से हालात बदलती है, संस्कार से हालात बदलती है। हालात बिगड़ी इसलिए है कि सरकार जो है अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी हो रही है। अगर सरकार सद्भावनाओं के साथ खड़ी हो जाए और सत्य कार्यों के लिए खड़ी हो जाए तो ये तो सोच पर डिपेंड करता है, सरकारों पे डिपेंड नहीं करती है। भारत जोड़ो से लोगों में उम्मीद पैदा होगी, लेकिन मैं एक बात कह देता हूं कि कोई उम्मीद नहीं, बस एक उम्मीद है। आप जानते हैं कि वो गालिब का वो शेर है कि सुबह शाम को जाम लिया, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत में गई। आज के लोग भी केवल घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कह रहे हैं। आने वाले समय में आपने चुनाव का दौर देखा है, इन चुनाव को देखने के बाद हम यही समझते हैं कि जनता कम, मशीन ज्यादा सरकार बना रही है। तो इसमें ये सरकार बनेगी तो लोग कहेंगे कि पद यात्रा का कोई असर दिखाई नहीं दिया, सरकार तो उसी की बन गई। तो सरकार आदमी से ज्यादा मशीनें बना जी। उन मशीनों पर बहरहाल बहुत शक भी जाहिर किया जाता है और ये अफसोसनाक है कि सभी सियासी पार्टियां मिलकर के उस मशीन के खिलाफ कोई मिलकर के आवाज नहीं उठा रही। ये बहरहाल आम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सियासी पार्टियों को क्या कुछ हो गया है। अगर सब मिलकर के ये कहें कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो तब्दीली हो सकती है, लेकिन मजबूती के साथ ये बात कही जाए, सभी पार्टियां कहें, तभी बात बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपने कई इश्यूज पर बहुत अच्छे से, खासतौर पे मुंबई पर क्यों नजर है बीजेपी की और केंद्र सरकार की, और महाराष्ट्र के साथ क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वहां से बहुत सी इंडस्ट्रीज भी गुजरात ले जाई गई। और अब महाराष्ट्र में एक बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा कि अब मुंबई को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। आने वाला वक्त बताएगा क्या हालात बनेंगे, लेकिन ये टकराव मुल्क के अंदर ही, राज्यों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में अच्छा नहीं है, देश की तरक्की को रोकता है। हमारी जरूरत तो इसी में है कि सब मिलकर के आगे बढ़ें, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें और ऐसी लड़ाई ना लड़ें कि जैसे दो मुल्कों के बीच में जंग हो जाए, उससे बचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।